तूफानों से मत डरो अभी समंदर बाकी है, तूफानों से मत डरो अभी समंदर बाकी है, खूब मेहनत करो बच्चों अभी एग्जाम में मात्र कुछ ही दिन बाकी है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अनिमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि आप सभी का जैक की तरफ से ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, जिसमें 30 एमसीक्यू क्वेश्चन शामिल है दोस्तों, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूं। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर का, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से समझा के दोस्तों आप लोगों को ये जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 आप लोग जो देख रहे हैं सब्जेक्टिव टाइप में, ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो न्यू पैटर्न के आधार पर आप लोग का शामिल किया गया है। बाकी जो क्वेश्चन है 47 से लेकर आप लोग 52 तक क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें 6 क्वेश्चन शामिल है और आपको इन 6 में से किन्हीं 4 का आंसर देना है। यानी आपके टोटल 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, और एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। यानी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का 23 जो है नंबर वो कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है 46 आप लोग देख रहे हैं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का दोस्तों? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। व्हाट हैपेंड टू विलियम डगलस एट YMCA? कहा दोस्तों, व्हाट हैपेंड टू विलियम डगलस एट YMCA व्हेन ही वाज 11 इयर्स ओल्ड? जब विलियम डगलस 11 साल के थे तो YMCA स्विमिंग पूल में उनके साथ क्या हुआ, क्या हादसा हुआ, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ये जो क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को चैप्टर 3 डीप वाटर से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है दोस्तों? विलियम ओ डगलस। आप लोगों को बस कमेंट में बताना है ये जो डीप वाटर दोस्तों ये विलियम ओ डगलस की अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा से ली गई है। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। क्या लिखा गया दोस्तों? A misadventure happened. क्या? A misadventure happened when William Douglas was 10 or 11 years old. याद रखिएगा, जब विलियम डगलस 10 और 11 वर्ष के थे तब एक दुर्घटना घटी थी, एक मिस एडवेंचर हुई थी, ठीक है? आगे देख सकते क्या लिखा गया है। When he was alone at YMCA swimming pool, a big bully of a boy came to him and tossed him into the deep end of the pool. याद रखिएगा, जब YMCA स्विमिंग पूल पर विलियम ओ डगलस अकेले थे तब एक बिग बली ऑफ ए बॉय आया था, एक हट्टा कट्टा सा प्रोबेबली 18 इयर्स ओल्ड का एक लंबा चौड़ा सा लड़का आया और उसे उठा के पूल पे फेंक दिया। याद रखिएगा, ठीक है? He was nearly drowned, वो लगभग डूब चुका था, ठीक है? He was nearly drowned मतलब वो लगभग डूब चुका था। He had to undergo a long and intense suffering during those moments, और उस क्षण उसे बहुत सारे कष्टों से गुजरना पड़ा, ठीक है? तीव्र पीड़ा से गुजरना पड़ा। देखिए जब वो डूब रहा था तो बेचारा सांस लेने का कोशिश किया, सतह से बाहर आने का कोशिश किया, 3 बार कोशिश किया, लेकिन लास्ट में वो धीरे धीरे डूबने लगा। उसको जो है ब्लैक स्पॉट देखने लगा, ठीक है? धुंधला सा उसका आंख धुंधला धुंधला सा लगने लगा। लास्ट में उसका हाथ पैर काम करना बंद कर दिया, बेचारा डूब गया। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है। एट लास्ट ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग बिसाइड द पूल, और अंत में वो अपने आप को खुद को वो पूल के किनारे में लेटा हुआ पाया और वॉमिटिंग करता हुआ पाया। ये था दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है? याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 से जो 52 तक क्वेश्चंस है वो 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करवाना है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 47 आप लोग देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाई डिड एम हेमल, क्या? व्हाई डिड एम हेमल पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस? ये जो एम हेमल है आप सभी को पता है, ये जो क्वेश्चन है द लास्ट लेसन से उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है? द लास्ट लेसन। आप लोग कमेंट में बताइएगा द लास्ट लेसन के ऑथर का नाम क्या है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से इस स्टोरी को मैंने समझाया है। इससे रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आप लोग करवा दिया है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग बस कमेंट बताइएगा ये जो द लास्ट लेसन के ऑथर का नाम क्या है, ठीक है? और ये एम हेमल जो है वो कौन से लैंग्वेज के टीचर है, ठीक है? तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एम हेमल ने स्पेशल ड्रेस क्यों पहना था। हम लोग जब स्पेशल ड्रेस पहनते हैं तो कोई स्पेशल ओकेजन में पहनते हैं या फिर स्पेशल बर्थडे वाले दिन में पहनते हैं, ठीक है?
तो याद रखिएगा एमएमएल ने स्पेशल ड्रेस क्यों पहन रखी थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देख सकते हैं इसका परफेक्ट आंसर क्या लिखा गया दोस्तों, एमएमएल हैड पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस, या फिर फाइन संडे क्लॉथ्स, या फिर ग्रीन कोट। याद रखिएगा क्वेश्चन यहां पर स्पेशल ड्रेस की जगह आपको चेंज कर फाइन संडे क्लॉथ्स भी दे सकता है या फिर ग्रीन कोट भी दे सकता है। तो आप लोग एकदम घबराइएगा मत, ठीक है, यही आंसर आपको छाप के आना है, ठीक है। याद रखिएगा स्पेशल ड्रेस के रूप में उन्होंने क्या पहना था, ग्रीन कोट। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, कौन से रंग का कोट पहना था, ग्रीन कोट पहना था, ठीक है, जिसको स्पेशल ड्रेस भी कहा गया, फाइन संडे क्लॉथ्स भी कहा गया और ग्रीन कोट भी कहा गया, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया है कि क्यों पहन के रखी थी, यानी क्यों पहना था ये स्पेशल ड्रेस। तो पहना था इसलिए क्योंकि एमएमएल हैड पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस फाइन संडे क्लॉथ्स ग्रीन कोट टू रिस्पेक्ट एंड हाईलाइट द ओकेजन। याद रखिएगा अवसर का सम्मान करने के लिए और उसे उजागर करने के लिए विशेष पोशाक पहन रखी थी। याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख सकते क्या लिखा गया है, ही यूजुअली वोर दिस ड्रेस ऑन इंस्पेक्शन एंड ऑन द डेज ऑफ फंक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिएगा वह आमतौर पर निरीक्षण और समारोह या पुरस्कार वितरण के दिनों में यह स्पेशल ड्रेस पहनते थे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या लिखा गया है, he wore the dress on that day as he was aware that he is going to give his last lesson in their mother tongue French। ठीक है, याद रखिएगा उन्होंने उस दिन यह पोशाक इसलिए पहन रखी थी क्योंकि उन्हें पता था कि वह अपना आखिरी पाठ अपनी मातृभाषा में यानी फ्रेंच में देने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज उनका अंतिम क्लास है, आज फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी क्लास है, इसीलिए ये स्पेशल ड्रेस पहन रखी थी। आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया, अगर आप लोग को याद नहीं होता तो आप लोग यहीं तक आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है, यहां तक परफेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको बढ़ाना है तो यहां ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है कभी कभी चेंज कर दिया जाता है कि पहन के रखी थी यार, विलेज एल्डर्स क्यों आए थे, वहां क्वेश्चंस ऐड करके पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यहां आंसर दे दिए। लेकिन इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर यहां से यहां तक है, तो जिन बच्चों को याद करने में असुविधा होगी आप यहां से यहां तक आंसर को याद कर लीजिएगा, परफेक्ट आंसर यहीं तक हो गया। और आगे देख सकते क्या लिखा गया है, द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज हैड come. The old man of the village had come there to show their sympathy and respect to the teacher। ठीक है, यहां पर बताया गया है कि गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो शिक्षक के प्रति अपनी सहानुभूति और सम्मान दिखाने के लिए वहां आए थे, ठीक है। उसके बाद देख सकते क्या लिखा गया है, इट वॉज देयर वे to thank MML for his 40 years of faithful service. They had also come to show their respect to France and their most beautiful language फ्रेंच। याद रखिएगा यह एमएमएल को उनके 40 वर्षों की वफादारी वाली सेवा के लिए धन्यवाद देने का उनका एक तरीका था। वे फ्रांस और उसकी सबसे खूबसूरत भाषा फ्रेंच के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए भी वहां आए थे, ठीक है। अगर शॉर्ट में समझाना चाहते हैं दोस्तों तो समझ लीजिए यहां पर स्पेशल ड्रेस क्यों पहन रखी थी, क्योंकि आज स्पेशल ओकेजन है दोस्तों, क्योंकि आज उनका आखिरी दिन है, आज विदाई का दिन है और फ्रेंच का आज आखिरी पाठ है, ठीक है, जो वो आज पढ़ाना चाहते हैं सबको, ठीक है। इसलिए आज इस ओकेजन को हाईलाइट करने के लिए आज वो हाईलाइट वाला कपड़ा यानी स्पेशल ड्रेस पहन कर रखे थे, क्योंकि आज फ्रेंच का अंतिम क्लास है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये ड्रेस कब पहनते थे, हुए कोई ओकेजन में पहनते थे, कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने टाइम वो पहनते थे, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आज पहने हैं इस ओकेजन को हाईलाइट करने के लिए। और थोड़ा सा ऐड कर दिया गया कि गांव के बुजुर्ग लोग क्यों आए थे, तो गांव के बुजुर्ग लोग उनको सम्मान देने के लिए आए थे, ठीक है, उनको सम्मान देने के लिए आए थे, ठीक है, क्योंकि उनका भी मातृभाषा क्या है, फ्रेंच है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई। ठीक है, यानी कवित्री के विदाई शब्द मतलब पार्टिंग वर्ड्स, ठीक है, यानी बिछड़ते टाइम क्या वर्ड्स बोली, सी यू सून अम्मा, ये है पार्टिंग वर्ड्स। और ये जो स्माइल है वो क्या सिग्निफाई करती है, यानी क्या दर्शाते हैं। याद रखिएगा कवित्री के विदाई शब्द जल्द ही मिलते हैं अम्मा और उसकी मुस्कान यानी स्माइल क्या दर्शाते हैं, क्या सिग्निफाई करते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये फर्स्ट पोएम यानी माय मदर एट 66 से लिया गया है। आप लोग को इस पोएम के कवित्री का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा गया है, द ओल्ड फैमिलियर एक
और फियर ऑफ द चाइल्डहुड रिटर्न्स, यानी बचपन का पुराना सा परिचित सा जाना पहचाना सा दर्द और डर, ठीक है, दर्द और डर वापस लौट आता है। ठीक है, क्यों जे बार कवित्री अपनी मम्मी को छोड़कर जाती है तो बार यही जाना पहचाना सा डर उनका वापस आ जाता है। वो डर और कुछ नहीं दोस्तों, अपने मम्मी को खोने का डर, क्योंकि उनके मम्मी का एज हो गया है, उम्र हो गया है। ठीक है, आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है। इट प्रोवाइड्स a stark contrast to the parting words of assurance and her smiles। याद रखिएगा, यह आश्वासन के विदाई शब्दों और उसकी मुस्कुराहट के बीच बिल्कुल विपरीतता प्रदान करता है, दोनों का बीच में एकदम ऑपोजिट चीज को प्रदान करता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है। द पार्टिंग वर्ड्स, क्या था दोस्तों विदाई टाइम में जो वर्ड था जो कवित्री अपनी मम्मी से कही थी, कौन सा वर्ड था? सी यू सून अम्मा। क्या लिखा गया दोस्तों? द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा गिव एन एश्योरेंस ऑफ लाइफ टू एन ओल्ड एंड वीक लेडी। ठीक है, याद रखिएगा, विदाई के शब्द जल्द ही मिलते हैं अम्मा, वो जो ओल्ड लेडी है यानी उनकी मम्मी और कमजोर महिला को जीवन का आश्वासन देता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक एश्योरेंस देता है कि हाँ मम्मी आप रहिए, मैं जरूर आपसे वापस आकर मिलूंगी। ठीक है, एक आश्वासन देता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है। द मदर्स एसन फेस लुक्स लाइक अ कॉप्स, उनका जो मम्मी का जो राख का तरह जो चेहरा था दोस्तों, वो एक डेड बॉडी का जैसा एक कॉप्स की तरह लगता था। ठीक है, कैसा लगता है दोस्तों? एक कॉप्स की तरह। कॉप्स जो वर्ड है पोएम में यूज हुआ, दैट मीन्स होता है डेड बॉडी। ठीक है, सिमिलरली ठीक उसी प्रकार ही कंटिन्यूअस स्माइलिंग इज एन अटेम्प्ट टू ओवरकम द एक एंड फियर इनसाइड हर हार्ट। याद रखिएगा, वो जो स्माइल दे रही है अपनी मम्मी को, वो क्या है? एक एक्ट है दोस्तों, अपने दुख, अपने दर्द, अपने पीड़ा को अंदर छिपाए रखने का एक एक्ट है, जो अपने मम्मी को वो बाहर दिखाना नहीं चाहती है। अगर उनके मम्मी के सामने वो रो देगी तो उनके मम्मी वो जी नहीं पाएगी। ठीक है, मम्मी को वो स्माइल देती है ताकि उनके मम्मी जीवित रहे। ठीक है, फिर आकर मुलाकात होगी, एक आश्वासन देने के लिए वर्ड्स है। ठीक है, अंदर से वो स्माइल नहीं कर रही है, अंदर से वो मन ही मन रो रही है। ठीक है, लेकिन अपने मम्मी को रोता हुआ चेहरा वो दिखाना नहीं चाहती है, इसलिए वो क्या देती है दोस्तों? स्माइल देती है और मम्मी से एक पार्टिंग वर्ड्स बोलती है कि जल्द मुलाकात होगी अम्मा, जल्द मिलेंगे अम्मा, यानी सी यू सून अम्मा। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द थर्ड लेवल से। ठीक है, द थर्ड लेवल से ये क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग कमेंट बताइएगा द थर्ड लेवल के जो लेखक दोस्तों वो कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। व्हाट डिड चार्ली क्लेम फॉर इन द थर्ड लेवल। ठीक है, द थर्ड लेवल जो स्टोरी है उसमें चार्ली ने क्या दावा किया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो याद रखिए दोस्तों, इसका परफेक्ट आंसर क्या लिखा गया है। चार्ली क्लेम्ड दैट ही हैड बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली ने दावा किया कि वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे मंजिल पर वो था। ठीक है, आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया। बट नो वन वॉज रेडी टू बिलीव हिम, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। उसका एक साइक्लिस्ट फ्रेंड है, वो भी विश्वास नहीं करता है। उस साइक्लिस्ट फ्रेंड का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए चार्ली को लगता है कि तीसरा रास्ता है, लेकिन तीसरा रास्ता नहीं है दोस्तों, मात्र ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर दो ही रास्ता है। ठीक है, ये उनका दिमाग का उपज था। ठीक है, याद रखिएगा, ये उनके दिमाग का उपज था, क्योंकि वो अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड है दोस्तों, वो वार, इनसिक्योरिटी वगैरह से जो है वो जूझ रहा है। ठीक है, संघर्ष कर रहा है, इसलिए उसको दादाजी वाला दुनिया बहुत पसंद था। वो दादाजी वाला दुनिया दोस्तों वर्ल्ड ऑफ 1894। ठीक है, वहां जाना चाहता था, क्योंकि वहां का जो लाइफ था दोस्तों बहुत ही रोमांटिक लाइफ था, एकदम शांति वाला लाइफ था, इसलिए वो तीसरा रास्ता खोज रहा था। उसके दिमाग का उपज था, एक्चुअली वो तीसरा रास्ता वो द थर्ड लेवल नहीं था। ठीक है, इसलिए कोई भी बिलीव नहीं करता है। आगे क्या लिखा गया है। द प्रेसिडेंट of the New York Central and Hartford Railroads would swear that there were only two levels। देखिए, जो ग्रैंड सेंट्रल जो है न्यूयॉर्क के और हार्टफोर्ड रेल रोड्स जो है, वहां के जो प्रेसिडेंट भी है वो भी कसम खाते हैं कि यहां पर ओनली दो ही रास्ता है, ओनली टू लेवल्स है, तीसरा रास्ता है ही नहीं। ठीक है, आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन डिड नॉट हैव द थर्ड लेवल। ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, यहां तीसरा रास्ता है ही नहीं, द थर्ड लेवल है ही नहीं। लेकिन चार्ली क्या दावा करता, यहां पर है और मैं इस लेवल पर गया था, यहां से वापस आया। यहां का जो दुनिया है बहुत ही रोमांटिक दुनिया है। ठीक है, यहां का जो विंडो है वो लकड़ी का बना हुआ है, वहां पर गैस लाइट्स वगैरह है। वहां के जो लोग हैं लंबी लंबी मूछें रखते हैं, बियर्ड रखते हैं, 4 बटन कोट पहनते हैं, डर्बी हेड्स पहनते हैं। लाइफ मस्त है, पियानो बजाते हैं, गाना गाते हैं, लाइफ देखने लायक है। ठीक है, सभी गार्डन पर बैठे बैठे सभी मस्ती करते हैं।
और ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है जो चार्ली को बिल्कुल पसंद नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड से पलायन करने के लिए, भागने के लिए उसके दिमाग में बस तीसरा रास्ता है, एक्चुअली में द थर्ड लेवल नहीं है। ये स्टोरी जब मैं पढ़ाऊंगा तो जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। कौन कौन चाहते हैं मेरे साथ तैयारी करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक एक चैप्टर को धाकड़ तरीके से पढ़ाऊंगा, जिसका ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करूंगा और सब्जेक्टिव भी। कौन कौन चाहते हैं ईमानदारी से कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर 100 से बच्चे का ज्यादा कमेंट आ गया कि हाँ सर मैं आपके साथ तैयारी करना चाहता हूं, तो जबरदस्त तरीके से आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। कोई भी कमी जो है वो नहीं रहने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि व्हाई डू द रूरल पीपल मेक रोड साइड स्टैंड। रूरल पीपल किसको बोलते हैं? देखिए, एक रूरल होता है, एक अर्बन होता है, ठीक है। रूरल मतलब होता है दोस्तों ग्रामीण लोग। ये जो ग्रामीण लोग हैं वो रोड साइड स्टैंड क्यों बनाए? रोड साइड स्टैंड किसको बोलते हैं? मान लीजिए रोड साइड के स्टैंड के पास, रोड साइड में आपका मकान है, उस मकान के पास आप एक घर बना दिए जिस पर एक दुकान लगा दिए, उस दुकान में कुछ बेचने लगे। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया ढाबा क्यों बनाया? Why do the rural people make roadside stand? यानी ढाबा क्यों बनाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये पोएम का क्वेश्चन है, यानी द रोड साइड स्टैंड पोएम का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग कमेंट बताइएगा कि द रोड साइड स्टैंड जो पोएम है उसके पोएट का नाम क्या है, फटाफट कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए देख सकते हैं इसका परफेक्ट आंसर क्या लिखा गया है। द रूरल पीपल, क्या लिखा गया है? द रूरल पीपल हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड प्लीडेड पैथिकली फॉर सम कस्टमर्स। याद रखिएगा, सड़क किनारे जो स्टैंड लगाए दोस्तों, ढाबा लगाए हैं, वो जो ग्रामीण लोग वो क्या करते हैं? वो लोगों से, कुछ ग्राहकों की विनती करते हैं कि कुछ ग्राहक आ जाए। देखिए दुकान खोलिएगा तो आप क्या प्रार्थना कीजिएगा? कस्टमर्स आए ना। आप लोग क्या चाहिएगा? बेगर्स आए, भिखारी आए? नहीं, आप लोग चाहिएगा ज्यादा से ज्यादा कि कस्टमर्स आए, हमसे कुछ खरीदे, जिससे 2-4 रुपया कमाई हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाई हो। इसीलिए आप लोग दुकान खोलेंगे। तो ये जो ग्रामीण लोग हैं, ये रोड साइड स्टैंड क्यों बनाए थे? ये लोग भी चाहते थे यहाँ पर कुछ कस्टमर्स आए, उन लोगों से कुछ चीजें खरीदे, ताकि वो अर्न मनी यानी पैसा कमा सके। वही आंसर में लिखा गया दोस्तों, द रूरल पीपल हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड प्लीडेड पैथिकली फॉर सम कस्टमर्स। याद रखिएगा, वो ग्राहकों की दयनीय प्रार्थना करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए, ठीक है। दे वांटेड टू अर्न मनी फ्रॉम देम। याद रखिएगा, वो क्या चाहते थे? वो लोगों से कुछ पैसा कमाना चाहते थे। क्या दोस्तों? कुछ ग्राहक आएंगे और वो ग्राहक कुछ खरीदेंगे, जिससे वो पैसा कमाना चाहते हैं। मेन मोटिव क्या था दोस्तों? टू अर्न मनी, पैसा कमाना चाहते थे उन लोगों से, ठीक है। आगे देख सकते क्या लिखा गया है। दे विश द सिटी फॉल्क। सिटी फॉल्क, फॉल्क मतलब दोस्तों पीपल, ठीक है। जो शहर से लोग जो उस रोड से वो गुजरते हैं, वहां पर आकर ठहरे और उन लोगों से कुछ चीजें खरीदे। तो दे विश द सिटी फॉल्क वुड स्टॉप देयर। वो लोग चाहते हैं जो सिटी फॉल्क है, जो शहर के जो लोग हैं, जो गाड़ी से वहां से गुजरते हैं, वहां पर आके स्टॉप करें यानी रुके, ठीक है। एंड टू बाय समथिंग फ्रॉम देम, और उन लोगों से कुछ चीजें खरीदे। इट वॉज द इंटेंशन, यही उन लोगों का इरादा था। इट वॉज द इंटेंशन, इंटेंशन मतलब मनसा या फिर इरादा, विथ विच द रोड साइड स्टैंड वॉज सेटअप। यही उन लोगों का इरादा था जिसके वजह से उन लोगों ने क्या सेटअप किया था, क्या निर्माण किया था दोस्तों? रोड साइड स्टैंड, ठीक है। ये देख सकते हैं, मेरा फोटो है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये फोटो है, ये मेरा नाम है अनिमेश सर, ठीक है। आप हमें इंस्टा में इस नाम से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम जाइएगा और आप लोग अनिमेश सर सर्च कीजिएगा, इसी प्रोफाइल पिक के साथ मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना हो आप लोगों को, बेझिझक पूछ सकते हैं, जाकर आप इंस्टाग्राम आईडी में यहां पर हमको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 51, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ 51 में देख सकते हैं बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन यहां पर ऐड कर दिया गया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि इन व्हाट कंडीशंस डू द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद लिव, ठीक है। ये जो फिरोजाबाद के चूड़ी निर्माता किन परिस्थितियों में रहते थे, उन लोगों का कंडीशंस कैसा था, ये आपसे एक क्वेश्चन में पूछा गया। उसी में और एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है कि व्हाई कांट दे कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब होता है दोस्तों गरीबी, ठीक है। वो गरीबी की जाल से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का जो चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग से पूछा गया है, ठीक है। अच्छी तरीके से मैंने समझाया है और टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिया, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिया गया। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। जाकर देखिएगा, एक से एक चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसका परफेक्ट आंसर हम लोग देते हैं। आप लोग कमेंट बताइएगा, ये जो चैप्टर है द लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है, इनके ऑथर का नाम क्या है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर हम लोग देते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उन लोगों का कंडीशंस को दिखाना है कि फिरोजाबाद के जो लोग हैं उन लोगों का कंडीशंस कैसा है। फिरोजाबाद में कौन लोग, जो चूड़ी बनाते हैं, जो बैंगल बनाते हैं, उन लोगों का कंडीशन कैसा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख सकते हो दोस्तों क्या लिखा गया है, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। याद रखिएगा फिरोजाबाद किस लिए फेमस है, अपनी चूड़ियों के लिए। याद रखिएगा यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिरोजाबाद क्यों फेमस है, अपनी चूड़ियों के लिए। ठीक है, एवरी अदर फैमिली इन द टाउन इज एंगेज इन दिस प्रोफेशन। याद रखिएगा कस्बे के हर दूसरा परिवार इस पेशे से जुड़ा हुआ, मतलब अधिकतर परिवार किस काम में लगा हुआ दोस्तों, चूड़ी बनाने में। सभी चूड़ी बनाने में एंगेज है यानी लगा हुआ है। ठीक है, इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। याद रखिएगा यह भारत के ग्लास जो है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री जो है वो केंद्र है। कौन सा, फिरोजाबाद कांच का जो है वो केंद्र है। याद रखिएगा आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, ओवर 20,000 चिल्ड्रन। कितना बच्चे दोस्तों, ओवर 20,000 चिल्ड्रन यानी 20,000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन देयर पेरेंट्स इन दिस जॉब। इस जॉब में अपने माता पिता के साथ कितने बच्चे लगभग जुड़े हुए हैं, लगभग 20,000 से भी ज्यादा बच्चे। दे वर्क इलीगली इन द ग्लास फर्नेसेस, यानी इलीगली यानी गैर कानूनी तरीके से इन कांच की भट्टियों में काम करते हैं। विथ हाई टेम्परेचर्स, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर्स में ये लोग बच्चे सब काम करते हैं। याद रखिएगा दे आर एक्सपोज टू हेल्थ हेजर्स, इन लोगों को स्वास्थ्य समस्या से गुजरना पड़ता है। याद रखिएगा ठीक है, दे वर्क इन ए डिंगी रूम्स विथ नो विंडोज एंड आउटलेट्स फॉर फ्रेश एयर। ये लोग ऐसा रूम में काम करते दोस्तों, ना फ्रेश एयर मिलती है ना फ्रेश लाइट मिलती है, इन लोगों का दम घुटता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर में इन लोगों को काम करना पड़ता है। ठीक है, इसका नतीजा क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा देयर आईज वेर मोर एडजस्टेड टू द डार्क। अंधेरे में इन लोगों को आईज जो है वो बहुत ही ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, जिसके वजह से इन लोग क्या होता है दोस्तों, अंधा भी हो जाते हैं। याद रखिएगा अपना आंख की रोशनी लोग खो बैठते हैं। जैसे ये लोग एडल्ट होते हैं ये लोग आंख की रोशनी खो चुके होते हैं। याद रखिएगा दैट इज वाई, इसी कारण से मैनी ऑफ देम एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। जैसे ये लोग एडल्ट्स होते हैं इन लोग अपना आई साइट यानी आंखों की रोशनी खो देते हैं। ठीक है, ये था दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर। दूसरा जो क्वेश्चन था यहां पर पूछा गया है कि वे गरीबी की स्थिति से बाहर क्यों नहीं निकल पाते, व्हाई कांट दे कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, 2 लाइन में दिया गया है कि बैंगल वर्कर्स, ठीक है, बैंगल वर्कर्स हैव फॉलन इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, याद रखिएगा चूड़ी जो मजदूर है, चूड़ी बनाने वाले, गरीबी की जाल में फंसे हुए हैं। किस जाल में, किस वेब में फंसे हुए हैं, चूड़ी बनाने वाले जो है वो गरीबी की जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए फंसे हुए दोस्तों क्योंकि ये लोग जो है एक्सप्लॉइट हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा दे हैव फॉलन इनटू ए वाइसियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, मिडिल मैन एंड द पुलिस। याद रखिएगा इन तीनों के चक्कर में ये लोग फंस गया है। ठीक है, किसी से उधारी में पैसा ले रहा है, ठीक है, और वो चुकाते चुकाते इन लोग का स्थिति और खराब हो जा रहा है। पुलिस भी इन लोग को टॉर्चर करता है, मिडिल मैन भी इन लोग को टॉर्चर करता है, सब मिलकर इन लोग को इस काम में उलझा के रखा है। वो भी वेतन भी कम देता है और इतना इन लोग का बर्डन हो जाता है दोस्तों, इतना इन लोग इस जाल में फंस गया है कि कुछ नया चीज सोचने का इन लोगों का समय नहीं है, कुछ नया एम्बिशन नहीं है, कुछ भी नया लक्ष्य नहीं है। लेकिन इस स्टोरी में बताया गया है एकमात्र लड़का जो मुकेश है वो जीवन में कुछ चूड़ी से थोड़ा सा हट के सोचता है। याद रखिएगा वो एक क्या बनना चाहता है, कार ड्राइवर बनना चाहता है और मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इस स्टोरी में समझाया गया, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, आगे देख सकते हैं सो दे कांट कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। इन लोगों के जाल से ये लोग नहीं निकल पाता है, इसलिए ये लोग गरीबी की जाल से भी निकल नहीं पाता है। ये था दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्या पूछा गया है, हाउ डिड डॉक्टर सदाव हेल्प द अमेरिकन सोल्जर। ये जो डॉक्टर सदाव है वो अमेरिकन सोल्जर जो है उसकी मदद कैसे करते हैं, उसकी सहायता किस प्रकार से करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये द एनिमी चैप्टर से पूछा गया है। इसके लेखक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है, डॉक्टर सदाव हैड गिवन अ न्यू लीज ऑफ लाइफ टू द अमेरिकन सोल्जर। याद रखिएगा डॉक्टर सदाव ने अमेरिकी सैनिक जो है उनका नाम था टॉम, क्या था दोस्तों, टॉम था। ठीक है, उसको नई जिंदगी दी थी। थोड़ा सा स्टोरी में आते दोस्तों, ये जो टॉम है दोस्तों अमेरिकी जो सोल्जर है, ये डॉक्टर सदाव जो है ये कहां के हैं, जापान के हैं, और ये जो अमेरिका का सोल्जर है, ठीक है, ये एक दूसरे का दुश्मन है। आप लोगों को जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा दोस्तों उसमें क्लियर कर दूंगा कि जापान के 2 शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका परमाणु बम फेंका था।
जिसके वजह से समझ सकते कितना बड़ा नुकसान हुआ था। तो अमेरिका जापान एक दूसरे का दुश्मन है, ठीक है। तो याद रखिए, एक अमेरिकन सोल्जर का मदद एक जापान के एक डॉक्टर करते हैं, ठीक है। तो ये समझ सकते कितनी बड़ी बात है। तो यहां पर क्या लिखा गया दोस्तों, डॉक्टर सदाव हैड गिवन अ न्यू लीज ऑफ लाइफ टू द अमेरिकन सोल्जर। ये जो डॉक्टर सदाव है अमेरिकी सैनिक को एक नई जिंदगी प्रदान करता है, क्योंकि ये जो अमेरिकन सोल्जर था दोस्तों, इसको पीठ पे गोली लगा था, ठीक है। इस गोली को निकाला, उसका जान बचाया, ठीक है। याद रखिएगा डॉक्टर सदाव। आगे देख सकते क्या लिखा गया है, ही डिड नॉट वांट टू थ्रो हिम इनटू द जॉज ऑफ डेथ अगेन, ठीक है। वह उसे दोबारा मौत के मुंह में नहीं ढकेलना चाहते थे, ठीक है। एक तो जान बचाया, उसको दोबारा क्यों मौत के मुंह में ढकेलेगा, वो नहीं चाहता था। आगे देख सकते क्या लिखा गया है, he asked the young soldier to take his private boat at night, ठीक है। वो सोल्जर से कहता कि चलो मेरा प्राइवेट जो बोट है उसको ले लो रात में और निकल पड़ो, ठीक है। he should row in the cover of darkness, ठीक है, एट ए लिटिल डिजर्टेड आइलैंड नियर बाई। सामने, क्योंकि ये लोग समुद्र किनारे रहते हैं, एक सामने छोटा सा टापू है, वहां पर बोलता है कि चलो मेरा बोट ले लो और वहां के लिए निकल जाओ और जान बचाओ, ठीक है। आगे देख सकते क्या लिखा गया है, द यंग अमेरिकन कुड लिव देयर अंटिल ही सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय। यानी तुम तब तक उस आइलैंड में रहना जब तक देखना कि कोई एक कोरियन फिशिंग बोट जो है वहां से नहीं गुजरती। अगर वहां से गुजरती तो उस बोट में तुम सवार हो जाना और अपने देश के लिए निकल लेना, अपना जान बचा लेना, ठीक है। साथ में क्या क्या दिया जाता है देखिए उनके बोट में, फूड क्या दिया जाता है, फूड, बॉटल वाटर एंड 2 क्विल्स। क्विल्स मतलब दोस्तों रजाई, ठीक है, वेर पुट इनसाइड द बोट। देखिए डॉक्टर सदाव कितने अच्छे इंसान थे, उनके नाव में क्या क्या दे दिया गया, खाने दिया गया, बोतल पानी दिया गया और 2 रजाई दिया गया, ठीक है, उसके बोट में, ठीक है। इफ द फूड रैन आउट मतलब दोस्तों अगर तुम्हारा फूड जो है, अगर भोजन समाप्त हो जाता है, ही कुड सिग्नल 2 फ्लैशेस, 2 को फ्लैश लाइट मारना टॉर्च से, ठीक है। इससे मैं इंडिकेशन मिल जाएगा कि तुम्हारा भोजन समाप्त हो गया, मैं तुम्हें वापस भोजन भेजूंगा, ठीक है। ही वॉज नॉट टू सिग्नल इन डार्कनेस, तुमको रात में सिग्नल देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि रात को मुझे दिखाई देती है, बिकॉज ही कुड बी सीन, उसे वो दिखाई देती है, ठीक है। द यंग अमेरिकन कैम डाउन इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन एंड एस्केप्ड। उस तरह से ये जो अमेरिकन है, ये जो सोल्जर है, ये उस जगह पर, वो डिजर्टेड आइलैंड पर पहुंच जाता है और वहां से वो भाग जाता है। द प्रिजनर हैड गॉन क्वाइट सेफ, और ये जो प्रिजनर है, ये जो अमेरिकन सोल्जर है, वो इस तरह से अपना जान बचा लेता है और क्वाइट सेफ यानी अच्छे से वो अपना देश वापस चला जाता है, ठीक है। ये था दोस्तों आज का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, जो बुक के क्वेश्चन आंसर थे। आपको परफेक्ट आंसर दिया गया, आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगर समझ नहीं आता तो वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ जाइएगा तो आपका आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखिए दोस्तों, शानदार जीतना है, अगर शानदार जीतना है तो पढ़ाई में समर्पित हो जाओ, ठीक है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों की शानदार जीत होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों को भी जमकर शेयर कीजिए, और कौन कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहते कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इंग्लिश का तैयारी आप लोग कितना बच्चे मेरे साथ करना चाहते हैं, क्या मेरा जो पढ़ाई हुआ आपको समझ में आता कि नहीं, अगर अच्छे से समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।